हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्ब की करेक्ट फॉर्म फिल करना। इससे पूर्व टेंस संबंधित 3 वीडियो अपने कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें हम टेंसेज की बेसिक जानकारी व वाक्यों की हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन सीख चुके हैं। दोस्तों, आज का वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम टेंस वाइज करेक्ट फॉर्म्स भरने के नियम सीखेंगे। साथ ही संबंधित टेंस के पूर्व की एग्जाम्स में आए हुए सवालों का अभ्यास करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण एकाग्रता के साथ यदि आपने इसे समझ लिया तो एक भी सवाल टेंस संबंधी आपका गलत नहीं होगा। तो शुरुआत करते हैं पहले टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। फिलिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। देखिए, हर एग्जाम में आजकल टेंस संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों में हमें सही वर्ब को चुनना होता है दिए गए ऑप्शंस में से। तो हम वन बाय वन यहाँ पे प्रत्येक टेंस की करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब फिल करना सीखेंगे। इससे पूर्व हमने सारे जो टेंसेज हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब अच्छी तरीके से क्लियर कर ली, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब अगर हमारे दिमाग में सही तरीके से व्यवस्थित रहेगी तो ही हम ये आंसर्स सही कर सकते हैं। पहला टेंस आपके सामने है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपन लगाते हैं डू डज, और उसके साथ लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस का प्रयोग अपन करते हैं। ये हमें पता है। सिंपल सेंटेंसेज में अपन एस या एस लगाते हैं एक वचन कर्ता होने पर, और बाकी जो सेंटेंस है उनमें अपन डू डज फर्स्ट फॉर्म एस या एस का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, इस टेंस के अंदर सबसे पहले हमें कुछ नियमों की लिस्ट को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इन नियमों से ही हम सही वर्ब का प्रयोग ब्लैंक में कर सकते हैं। यहाँ पे अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। पहला नियम इसका दे रखा है टाइम एडवर्बल्स, यानी समय सूचक क्रिया विशेषण शब्द। देखिए, हमें पेपर के अंदर एक सेंटेंस मिलता है, उसके नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे। उस सेंटेंस में हमें कुछ शब्द ऐसे मिलेंगे जिन्हें देखते ही हम यह पता लगाएंगे कि इसमें कौन सा टेंस आएगा। और ये जो टाइम एडवर्ब्स हैं, जो समय सूचक शब्द हैं, ये प्रत्येक टेंस के अलग अलग होते हैं। जैसे ऑलवेज अगर अपने को मिला तो ऑलवेज को देखते ही हमारे दिमाग में आएगा कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एडवर्बल्स है। आगे हम एक एक नियम को खोल के देखेंगे और उनमें हमें पता चलेगा प्रत्येक टेंस के वो शब्द कौन से होते हैं जिनसे हम उस टेंस का आइडिया लगा सके और उस टेंस से संबंधित हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का प्रयोग हम खालिस्तान में कर सकें, जिससे हमारा आंसर सही हो। तो टाइम एडवर्बल्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट के टाइम एडवर्बल्स ऑलवेज, दिल्ली, सेल्डम, नेवर, यूजुअली, जनरली आदि कुछ शब्द होते हैं। पूरी लिस्ट आपको नीचे दी हुई मिलेगी जो हम समझेंगे। सेकंड जो है वो ट्रूथ, फैक्ट या स्टेट वाले वाक्य, यानी सत्य, तथ्य या अवस्था वाले वाक्य। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमें ये जो 5 प्रकार के वाक्य देखने को मिलेंगे। यानी अगर सार्वभौमिक सत्य का वाक्य है तो आपको पहचानना होगा उस वाक्य को, और देखते ही हमें पता चल जाएगा कि यह सार्वभौमिक सत्य का वाक्य है और इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो यह सार्वभौमिक सत्य है, यानी ऐसे वाक्य जिनमें हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ रहा हो। जो काम पहले भी होता था, आज भी होता है और फ्यूचर में भी वैसा ही होगा। सूर्य पहले भी पूर्व में उदय होता था, अब भी और आगे भी। तो ये वाक्य सार्वभौमिक सत्य के होते हैं। अब जनरल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ अपन जैसे कुछ बातें ऐसी होती है, जैसे कमल कीचड़ में उगता है, तो यह एक जनरल ट्रूथ है, सत्य बात है। कुत्ते अजनबियों की तरफ भौंकते हैं, तो यह एक जनरल ट्रूथ है।
ठीक है, 2 और 2 4 होते हैं, यह एक जनरल ट्रुथ है। तो ऐसे वाक्य हमें देखता ही पता चल जाएगा और हमें इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी फर्स्ट फॉर्म एसआईएस या डू डज फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होगा। साइंटिफिक फैक्ट, ऐसे वाक्य मिल जाए आपको, मान लो पेपर में, जैसे हम कहें कि पानी 100 डिग्री पर उबलता है, यानी वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर पानी 0 डिग्री पर जमता है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वैज्ञानिक फैक्ट के होते हैं, यानी साइंटिफिक फैक्ट के। इनमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसआईएस या फिर डू डज फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग होता है। हैबिचुअल फैक्ट, जैसे वह रोज शराब पीता है, तो हैबिट हो गई, उसकी आदत हो गई, वह डेली मंदिर जाती है, तो ये आदतन तथ्य जो होते हैं ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही जुड़े होते हैं। परमानेंट स्टेट, जैसे मैं कहूं कि मेरा घर पूर्व में खुलता है, तो ये परमानेंट स्थायी अवस्था हो गई मेरे घर की। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग होता है। इसके बाद में जो तीसरा नियम है, तीसरे नियम में हमें दे रखा है 5 चीजें और, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। पहली चीज इसमें दे रखी है, पहला नियम दे रखा है फिक्स्ड प्रोग्राम्स और शेड्यूल्स का, यानी निश्चित कार्यक्रम और सारणी। जैसे हम कहें कि यह बस 7 बजे रवाना होती है, तो यह शेड्यूल हो गया, उसका निश्चित कार्यक्रम है उस बस का। तो ऐसे सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग ही होगा। प्लान्ड फ्यूचर इवेंट्स, यानी पूर्व नियोजित भविष्य के कार्य, जैसे पहले से कोई शेड्यूल, कोई मतलब नियोजित किया हुआ कार्य हो, जैसे राष्ट्रपति 5 तारीख को हमारे कस्बे में आएंगे, तो बोला तो जाएगा आएंगे, लेकिन वो पूर्व नियोजित भविष्य का कार्य है और इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग होगा, ध्यान रखना। अगला देखिए न्यूज़पेपर हेडलाइंस। न्यूज़पेपर हेडलाइंस, जैसे इंग्लिश का अखबार कभी आपने देखा होगा, तो उनमें जो मेन जो हेडलाइन होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होती है। ठीक है, जैसे अपन कहें कि इंडिया विंस द मैच, भारत ने मैच जीता, यानी जीत लिया। बात तो पास्ट की हो गई, हालांकि वो खबर तो पहले की है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। और देखिए कमेंट्रीज, आंखों देखा हाल, जैसे कमेंट्री बोलते हैं अपन, मैच देखते हैं, कोई इंग्लिश में कोई कमेंट्री होती है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बोली जाती है। प्रोवर्ब्स और कोटेशंस, कहावतें, उदाहरण, उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। कहावतें जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना, जैसे बैड वर्क्समैन ब्लेम्स हिज टूल, यानी ये इंग्लिश में हो गया इसका। तो इसमें ब्लेम्स आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है, और भी कोई उदाहरण होते हैं, इनमें सब में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। ये 3 नियम हो गए। चौथा नियम देखिए आप, ओपन कंडीशन यानी शर्त वाले वाक्य। देखिए कंडीशनल वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, और उनमें पहला है ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन के वाक्य यानी ऐसे वाक्यों में 2 वाक्य जुड़े हुए मिलेंगे आपको। पहला वाक्य उसमें शर्त होगी और दूसरे वाक्य के अंदर परिणाम होगा। जैसे मैं बोलूं यदि वह तेज चलती है तो ट्रेन पकड़ लेगी। ठीक है, तो तेज चलती है वो तो हो गई शर्त, और ट्रेन पकड़ लेगी वो हो गया परिणाम। तो ओपन कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन, इम्पॉसिबल कंडीशन, 3 प्रकार की कंडीशन होती है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर सिर्फ ओपन कंडीशन काम में आएगी। इसलिए चौथे नियम में हमने सिर्फ ओपन कंडीशन दिया है, और ऐसे वाक्य इफ से या फिर अनलेस से शुरू होते हैं, आपको देखते ही पता लग जाएगा ऐसे वाक्यों का। 5वां नियम देखिए, इंपेरेटिव यानी आदेशात्मक वाक्य। बताया था मैंने पहले भी, 4 प्रकार के होते हैं इंपेरेटिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डोंट से शुरू, प्लीज काइंडली से शुरू, और लेट से शुरू। जैसे ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर, या लेट मी ओपन द डोर। दरवाजा खोलो, दरवाजा मत खोलो, कृपया दरवाजा खोलो, और दरवाजा मुझे खोलने दो। तो ऐसे वाक्यों में आदेश, सलाह, प्रस्ताव, निवेदन आदि होते हैं। तो ये सब इंपेरेटिव होते हैं, और इनमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। यहाँ पे मैंने ये नियम इसलिए दिया है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग इन वाक्यों में होता है, पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम के अंदर, तो हमें ये ध्यान रखना है। और इसका छठा नियम होगा, व्हेन, एज सुन एज,
और टिल से जुड़े हुए वाक्य। आपको एग्जाम में, पेपर में ऐसा कोई वाक्य मिल सकता है जिसमें वाक्य के बीच में या शुरू में व्हेन या एज सुन एज या टिल का प्रयोग हुआ हो, तो वहां पे तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जरूर आएगा। ऐसे वाक्यों में दो वाक्य जुड़े हुए मिलते हैं, तो उनमें एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस का प्रयोग जरूर होगा। तो हम इस टेंस में इन 6 नियमों को पढ़ने वाले हैं, इन 6 नियमों के वाक्यों की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में आए हैं। तो पहला वाक्य आपके सामने टाइम एडवर्बल्स से संबंधित होगा। देखिए वो टाइम एडवर्बल्स कौन सी हैं, वो समय सूचक शब्द कौन से हैं जो आपको वाक्य में दिए हुए मिल सकते हैं और जिनको देखते ही आपको पता लग जाएगा कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या डू डज वाला ऑप्शन आपको चुनना होगा। तो यहां देखिए इसमें ऑलवेज एक शब्द है, ऑफन एक शब्द है, डेली एक शब्द है, ठीक है। और देखिए समटाइम्स यानी ऑलवेज का मतलब हमेशा, ऑफन मानी प्राय, डेली मानी प्रतिदिन और समटाइम्स यानी कई बार, यूजुअली यानी सामान्यतः, जनरली आमतौर पर, सेल्डम शायद ही, रेयरली मुश्किल से, नेवर यानी कभी नहीं, रेगुलरली यानी नियमित रूप से, फ्रिक्वेंटली बार बार, ओकेजनली कभी कभी। तो ये जो शब्द दे रखे आपके सामने इनको याद कर लेना। भाई ये शब्द अगर वाक्य में मिल गया तो निश्चित रूप से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग इसमें होगा, इसे ध्यान रखें। अब आगे देखिए एवरी या ईच के साथ भी आपको डे, नाइट, मंथ या ईयर मिल जाए, जैसे एवरी डे, शी गोज टू टेम्पल एवरी डे, ये वाक्य मान लीजिए। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। एवरी के साथ डे भी मिल सकता है आपको, ईच के साथ भी मिल सकता है, ईच नाइट मिल जाए मान लो लाइन के अंदर। तो जरूरी नहीं कि उस वाक्य का हिंदी अर्थ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप इन वर्ड्स के माध्यम से अपना आंसर सही कर सकते हो। मंथ आ जाए एवरी मंथ, एवरी ईयर, ईच ईयर, ये शब्द आ जाए मान लो, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग इसमें होगा। आगे देखिए ऑन संडेज, ऑन संडेज मिल जाए आपको, ऑन मंडेज मिल जाए, वह रविवारों को कुछ नहीं करता, यानी प्रत्येक रविवार को वो कुछ नहीं करता। तो बहुवचन में जब दिनों के नाम दिए हुए मिल जाए ना, तो याद रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग होगा। और ऐसे शब्द एग्जाम में आते हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड का पेपर हो, चाहे सेकंड ग्रेड इंग्लिश हो, चाहे थर्ड ग्रेड रीट का एग्जाम हो, चाहे पटवारी हो, चाहे ग्राम सेवक हो। आजकल हर एग्जाम में इंग्लिश के वाक्य पूछे जाते हैं और उनमें भी टेंस का वाक्य निश्चित रूप से पूछा जाता है। एयरफोर्स, नेवी आदि के एग्जाम से उनमें भी इंग्लिश के वाक्य पूछे जाते हैं। तो हमें इन शब्दों के माध्यम से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। वंस आ जाए, वंस ए डे, खाली वंस नहीं, वंस ए डे मिलेगा साथ में, या वंस ए वीक मिलेगा, या वंस ए मंथ मिलेगा, या वंस ए ईयर मिलेगा। दिन, सप्ताह, महीना आदि में एक बार, दो बार ऐसे शब्द मिल जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। तो जो शब्द, जो टाइम एडवर्बल्स आपके सामने मैंने शो की है, उनमें प्रत्येक के सेंटेंस हम नीचे करने वाले हैं। उनकी प्रैक्टिस से आप बहुत अच्छी तरीके से इस नियम को समझ जाओगे। यहां देखिए पहला वाक्य आपके सामने देख रहा है, डज ही ऑलवेज लेट। वाक्य इसी प्रकार का आपको पेपर में मिलेगा और नीचे मिलेंगे आपको ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका हिंदी अर्थ दिया है, हिंदी अर्थ आपको पेपर में नहीं मिलने वाला है। यह हिंदी अर्थ मैंने आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए इसके लिए दिया है। यहाँ पे वाक्य में इतना ही मिलेगा पेपर में आपको, डज ही ऑलवेज लेट। यहाँ देखिए ऐसा कौन सा शब्द मिला आपको जिससे आप ये कह सकें कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा, तो ये है ऑलवेज। ऑलवेज देखते ही हमें पता चल गया। अब अपन ऑप्शन में जाएंगे तो इनमें यही देखना पड़ेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन से हैं। यहाँ देख रहे हो आप, केम पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये तो नहीं आएगा। हैज कम प्रेजेंट परफेक्ट है, ये भी नहीं आने वाला है क्योंकि हमें तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करना है। और कम और कम्स यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है, ऐसे एस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है। इन दोनों में से क्या करेंगे अब अपन, इन दोनों में से हम कम्स का प्रयोग
नहीं करेंगे क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यानी सिंपल वाक्य ये होता तो अपन इसमें कम्स का प्रयोग करते, इसलिए सही आंसर होगा इसका कम। इसे विशेष ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट वाक्य, अच्छा इसका अर्थ क्या हो गया, डज ही ऑलवेज कम लेट, तो अर्थ बन गया इसका क्या, वह हमेशा लेट आती है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अब इसमें दे रखा है आई ऑफन द पुअर, खाली जगह जो दी है वो मेन वर्ब के लिए दी है, ठीक है। और मेन वर्ब आपको छांटनी होगी इन ऑप्शंस में से। अब इन ऑप्शंस में से कौन सी मेन वर्ब लेंगे, शब्द मिला आपको ऑफन, ठीक है। ऑफन आपको ध्यान होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट के जो टाइम एडवर्बल्स है उनमें दिया हुआ है, देखते पता चल गया इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आएगा, ठीक है। अब देखोगे आप कि कौन सा है प्रेजेंट इंडेफिनेट, हेल्पिंग, नहीं इसमें तो आईएनजी लगी हुई है, ये तो नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनेट। आगे देखिए हेल्प्ड, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं है, ये तो सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनेट दे रखा है। आगे देखिए हेल्प्स, एस दे रखा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। अगला भी देखिए हेल्प, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट है। इन दोनों में से क्या करेंगे अब अपन, यानी ये तो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये हेल्प्स या हेल्प में से करना है। तो अगर आपको इसका नियम डीपली ध्यान है तो आई के साथ एस नहीं लगेगा। इसमें बताया था कि एक वचन जो कर्ता होते हैं और जो थर्ड पर्सन होते हैं उनके साथ एस लगता है, लेकिन यहाँ पे आई एक वचन तो है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हेल्प का ही प्रयोग होगा। इस प्रकार अपन ने यहाँ पे सही टेंस हेल्प का प्रयोग कर लिया। और आई ऑफन हेल्प द पुअर का मतलब हो गया मैं प्रायः गरीबों की सहायता करता हूं, ताहूं यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। थर्ड वाक्य देखिए, अगले वाक्य के अंदर दे समटाइम्स ब्लैंक टीवी, यानी खाली जगह दी है मैन वर्ब भरने के लिए, ठीक है। और मैन वर्ब भरनी है अपने को, इनमें से पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो समटाइम्स देखते पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट वाच्ड तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है नहीं क्योंकि सेकंड फॉर्म वर्ब आई है, और वाच ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आई है। आर वाचिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, ये कंटिन्यूअस है क्योंकि इजएमआर आईएनजी कंटिन्यूअस में आते हैं। और हैज वाच्ड भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। तो आंसर हो गया अपना वाच। वाक्य बन गया दे समटाइम्स वॉच टीवी, यानी वे कई बार टीवी देखते हैं। इस प्रकार अपना ये वाक्य सही हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगले वाक्य में दे रखा है सी खाली जगह टू टेम्पल डेली एवरीडे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें इस वाक्य में खाली जगह दे रखी है और आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब चुननी होगी ऑप्शंस में से, लेकिन शब्द ऐसा ढूंढो इसमें से। तो ये देखिए डेली या एवरीडे, इन दोनों शब्दों को देखते ही अपने दिमाग में आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और अपन इसको करते हैं डज नॉट गो, मिल गया, ठीक है। आगे देखिए इज नॉट गोइंग, ये तो कंटिन्यूअस है, आने का सवाल ही नहीं क्योंकि डेली और एवरीडे का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हैज नॉट गॉन नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है। और विल नॉट गो ये भी नहीं आएगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट दे रखा है। तो डज नॉट गो यानी ये नेगेटिव सेंटेंस बना रहा है, तो नेगेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग होता है, नॉट साथ में आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस प्रकार अपना सही आंसर होगा डज नॉट गो। और सेंटेंस बना सी डज नॉट गो टू टेम्पल डेली, यानी वह प्रतिदिन मंदिर नहीं जाती है। इस प्रकार ये वाक्य अपना सही हो गया है। नेक्स्ट वाक्य के अंदर देखते हैं सी जनरली डज नॉट अबाउट हिज प्लान। देखिए क्या मिला, जनरली देखते पता लग गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और डज नॉट, वैसे तो डज नॉट दे रखा है, इससे भी हमें आइडिया लग जाएगा कि डज हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आती है। विल टॉक नहीं करेंगे क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। वाज टॉकिंग नहीं करेंगे, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, वाज वर आईएनजी। टॉक्ड नहीं करेंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि ये सेकंड फॉर्म दे रखी है। टॉक यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बचा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला। और डू डज के आगे क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। वाक्य बन गया अपना सी जनरली डज नॉट टॉक अबाउट हिज प्लान, यानी वह आमतौर पर अपनी योजना के बारे में बात नहीं करती है। तो ये वाक्य अपना टॉक आंसर सही होता है। नेक्स्ट वाक्य देखिए आई यूजुअली एट 6 o'clock। इस वाक्य में हमें देखना है
क्या मिलेगा जिससे हम ये आइडिया लगा सकें कि इसमें सही टेंस का प्रयोग करें? यूजुअली, आई यूजुअली, तो यूजुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या डू डज फर्स्ट फॉर्म। वाक्य सिंपल है तो डू डज वाले तो ऑप्शन मिलेंगे नहीं अपने को। यहाँ देखिए पहला ऑप्शन गेट्स अप, बिल्कुल एस लगा हुआ है ना, तो एस लगा हुआ है तो एस तो वर्ब के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लगता है। लेकिन यहाँ पे गोट अप वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट, ये नहीं आएगा। गेटिंग अप भी नहीं आएगा और हैड गोट अप यानी ये पास्ट परफेक्ट ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे गेट्स अप लिखा है मैंने, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है, ये एस नहीं आएगा, यहाँ पे गेट अप आएगा खाली, क्योंकि आई, वही बात, आई सिंगुलर एक वचन तो है लेकिन ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, सॉरी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। एस या यस एक वचन थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ गेट अप आंसर होगा। इसलिए आई यूजुअली गेट अप एट 6 o'clock यानी मैं सामान्यतया 6 बजे उठता हूँ, और सही आंसर हो गया अपना गेट अप। अगला वाक्य देखिए, नेक्स्ट वाक्य के अंदर दे सेल्डम ब्लैंक टीवी यानी सेल्डम शब्द मिल गया अपने को, सेल्डम देखते ही पता लग गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, और सेल्डम का अर्थ होता है शायद ही। अब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, सेल वाच नहीं आएगा क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। यही तरीका है ऐसे आंसर्स, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, जिस तरीके से मैं आपके सामने कर रहा हूँ। वॉच, वॉच देखते पता लग जाए फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। अब ये वॉच इसमें आएगा या नहीं आएगा ये हमें आगे के ऑप्शंस देखने के बाद में पता लगेगा। वॉचेज भी है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आर वॉचिंग ये नहीं आएगा, यानी चारों ऑप्शनों में से अपने दो को कट कर दिया क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट और ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वॉच और वॉचेज इन दो में से करना है। अब देखोगे आप दे क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है ना, तो दे के साथ आपको क्या करना है, ऐसे तो लगेगा नहीं, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा, बच गया अपना वॉच, इसलिए आंसर होगा इसका सही वॉच। वाक्य बन गया दे सेल्डम वॉच टीवी यानी वे शायद ही टीवी देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाक्य देखिए अपना 8वां, सी रेयरली अबाउट हर पास्ट। यहां देखिए सी रेयरली अबाउट हर पास्ट, रेयरली का मतलब होता है बिल्कुल मुश्किल से, ठीक है ना। सी रेयरली अबाउट हर पास्ट, रेयरली देखते पता चल गया पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ऑप्शंस में देखेंगे हैज टॉक्ड नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज है थर्ड फॉर्म। वाज टॉकिंग नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस है, वाज वर आईएनजी। हैड टॉक्ड ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हमें करना है इसके अंदर रेयरली को देख के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और बच गया क्या इसमें टॉक्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है टॉक्स, इस प्रकार इसमें सही आंसर होगा टॉक्स, ठीक है। सी रेयरली टॉक्स अबाउट हर पास्ट यानी वह अपने भूतकाल के बारे में मुश्किल से बताती है, बात करती है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट वाक्य है सी नेवर ए लाई। यहां देखिए शब्द मिला है हमें उनमें से नेवर यानी कभी नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज टेलिंग करोगे क्या, नहीं, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। विल टेल करोगे, नहीं, यह फ्यूचर इंडेफिनिट है। टेल करोगे, हो सकता है टेल क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आती है। और टेल्स भाई ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है। अब यहाँ पे सी को देख के अपने को डिसाइड करना पड़ेगा, अब टेल करोगे या टेल्स करोगे, तो सही आंसर टेल्स, क्योंकि सी एक वचन है और टेल्स का प्रयोग होगा। सी नेवर टेल्स ए लाई यानी वह कभी झूठ नहीं बोलती है, ठीक है, सी का मतलब बोलती है। आगे देखिए नेक्स्ट वाक्य वाई ब्लैंक वी ब्लैंक टू चर्च रेगुलरली। इस वाक्य में देखिए दो ब्लैंक दे रखे हैं, दो खाली जगह, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। पहला जो खाली स्थान है वो हेल्पिंग वर्ब के लिए और दूसरा मेन वर्ब के लिए, कई बार मिले हुए भी मिल सकते हैं ये खाली स्थान, लेकिन ये वाक्य इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है। क्वेश्चन मार्क वाले वाक्य के अंदर हमें WH वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब मिलती है, इसलिए इस प्रकार के वाक्य में दो ब्लैंक दे रखे हैं। आपको देखना है इसमें कोई शब्द, ये मिल गया रेगुलरली, रेगुलरली को देखते ही हम पहचान जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट इज गोइंग ये तो कंटिन्यूअस है, नहीं आएगा। डज गो हो सकता है, विल गो बिल्कुल नहीं आएगा, और डू गो
ये भी हो सकता है क्योंकि डू डज हेल्पिंग वर्ब होती है। अब बात ये है कि वी को देख के डिसाइड करना पड़ेगा, वी के साथ डू लगाओगे या डज लगाओगे। तो डज तो एक वचन के साथ लगता है, वी के साथ यहाँ क्या लगेगा, डू गो। तो यहाँ पहले खाली स्थान में डू आएगा और दूसरे में गो आएगा, और आपका राइट आंसर होगा डू गो। और वाक्य वाई डू वी गो टू चर्च रेगुलरली, अर्थ बन गया इसका, हम नियमित रूप से चर्च क्यों जाते हैं। इस प्रकार ये अपना 10वां वाक्य कंप्लीट होता है। आगे देखिए, अब अगले सेंटेंस में दे रखा है दिस बस, दिस बस। देखिए, दिस बस फ्रिक्वेंटली बिटवीन द सिटी एंड द एयरपोर्ट। क्या शब्द मिला, फ्रिक्वेंटली। इन शब्दों को याद ही कर लेना और देखते ही पहचान जाओगे आप कि इसमें ये टेंस आने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। तो फ्रिक्वेंटली देखते ही हमें पता लग गया प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग। तो आप देखोगे रन्स है भाई, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट। इज रनिंग, ये तो कंटिन्यूअस है, नहीं आएगा ये। रेन, ये पास्ट इंडेफिनेट सेकंड फॉर्म है, ये भी नहीं आएगा इसमें। आगे देखिए हैज रन, प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी नहीं आएगा क्योंकि अपने को तो करना है प्रेजेंट इंडेफिनेट इसमें, इस फ्रीक्वेंटली को देखकर। बच गया रन्स, अपना आंसर है बिल्कुल सही, रन्स। वाक्य था दिस बस रन्स फ्रीक्वेंटली बिटवीन द सिटी एंड द एयरपोर्ट, यानी यह बस शहर में हवाई अड्डे के बीच में बार बार चलती है, शहर और हवाई अड्डे के बीच में बार बार चलती है। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं अपन अब, वेयर डू वी ओकेजनली फॉर ए ड्रिंक आफ्टर डिनर। यहां शब्द मिल रहा है अपने को ओकेजनली, और ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी। अपने को देखते पता लग गया प्रेजेंट इंडेफिनेट। यहाँ पे पहला ऑप्शन मेट यानी सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, मीट फर्स्ट फॉर्म आ सकता है, मीट्स फर्स्ट फॉर्म ऐसे ये आ सकती है, इज मीटिंग कंटिन्यूअस नहीं आएगा। अब देखिए इन दोनों में से डिसाइड करना है, देखना सब्जेक्ट को, ठीक है ना। और सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल बहुवचन, और बहुवचन है तो अपने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीट का प्रयोग करना का। दूसरी चीज डू भी दे रखा है, डू के आगे वैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही होता है। वाक्य बन गया वेयर डू वी ओकेजनली मीट फॉर ए ड्रिंक आफ्टर डिनर, यानी हम दोनों डिनर के बाद एक ड्रिंक के लिए कभी कभी कहाँ मिलते हैं। इस वाक्य का हिंदी अर्थ यह होगा। हिंदी अर्थ से आपको कोई लेना देना नहीं है एग्जाम्स में, आप इन शब्दों से आसानी से वाक्य को पहचान सकते हो। फिर भी अगर हिंदी अर्थ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो गलत होने के चांसेस न के बराबर आपके रहेंगे। नेक्स्ट वाक्य देखिए, आई योर हेल्प एवरी टाइम। यहाँ इस वाक्य में देखिए एवरी टाइम अपने को शब्द मिला है, और एवरी टाइम से हमें याद आ गया प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डज एस इनमें से। अब बात यह है कि ये जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें नोट वाले बन रहे हैं भाई सारे के सारे ही, यानी यहाँ पे खाली जगह में नेगेटिव वाक्य बनाया जा रहा है, इसलिए नेगेटिव वाली हेल्पिंग वर्ब काम में आएगी। अब आपको ढूंढना है इसमें से कौन सा आएगा, डिड नॉट नहीं आएगा क्योंकि एवरी टाइम की वजह से प्रेजेंट इंडेफिनेट। डज नॉट आ सकता है, ठीक है, क्योंकि डू डज में से कोई सा भी आ जाए। वॉन्ट नीड नहीं आएगा क्योंकि वॉन्ट नीड का मतलब विल प्लस नॉट, और डोंट नीड आ सकता है। अब आपको देखना अपना सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में आई दे रखा है, आई के साथ डज नहीं आता, और डोंट आपका बिल्कुल उत्तर सही होगा। नेक्स्ट वाक्य में देखिए, नेक्स्ट में व्हाई डज द सेम थिंग ईच टाइम। यहाँ पे इस वाक्य में आपको शब्द ढूंढना है, वैसा ही अगर मिलता है तो ईच टाइम से ही, जैसे ईच टाइम एवरी टाइम मैंने बताए थे ना शुरू के जो नियम थे उनमें, तो ईच टाइम देखते ही आपको पता लग जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी फर्स्ट फॉर्म एस या डू डज, तो ये हैपेंड नहीं आएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। विल हैपन नहीं आएगा क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनेट है। हैपनिंग नहीं आएगा, आईएनजी लगी हुई है इसमें, और हैपन्स बचा है। और आपको व्हाई डज द सेम थिंग हैपन्स इस टाइम, यहाँ पे हैपन्स नहीं हैपन आएगा क्योंकि डू और डज का प्रयोग करने पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ हैपन सही आंसर होगा। तो व्हाई डज द सेम थिंग हैपन ईच टाइम, यानी हर बार वही चीज क्यों होती है, इसका हिंदी अर्थ ये बनता है। नेक्स्ट वाक्य देखिए, व्हाई
खाली जगह सी, फिर ब्लैंक, एट होम ऑन संडेज। देखिए दिन के नामों के साथ अगर एस या एस लगता है यानी उनको बहुवचन बनाया जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग होगा उन वाक्य में। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट ये डिड लिव दे रखा है, एक खालिस्तान में हेल्पिंग वर्ब आएगी, दूसरे में मैन वर्ब आएगी क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वाला वाक्य है। तो डिड लिव नहीं आएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट। वाज लिविंग नहीं आएगा क्योंकि यह पास्ट कंटिन्यूअस है। डज लिव आ सकता है, डू लिव आ सकता है, लेकिन यहाँ पे डज वाला आएगा या डू वाला आएगा ये देखना है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट एक वचन है तो आपका डज वाला आंसर सही होगा। यानी दो ऑप्शन दिए मिल सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ही टेंस के, तो वहां पे हम सब्जेक्ट को देखकर सही अनुमान लगाएंगे। अब वाक्य के अंदर वाई डज शी लिव एट होम ऑन संडेज, यानी वह रविवारों को घर पर ही क्यों रहती है, ये इसका हिंदी अर्थ बना है। नेक्स्ट वाक्य देखिए, आई खाली जगह टू हिम एट लास्ट वंस ए डे, वो बात आ गई वंस ए डे, वंस ट्वाइस ए डे या वंस ए मंथ, है ना, यानी महीने में एक बार, है ना, सप्ताह में एक बार। तो ऐसे शब्द मिल जाए ना तो प्रेजेंट इंडेफिनेट। और प्रेजेंट इंडेफिनेट का मतलब फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। स्पोक सेकंड फॉर्म है, नहीं आएगा इसमें। हैज स्पोकन प्रेजेंट परफेक्ट है, नहीं आएगा। तो यहाँ पे स्पीक और स्पीक्स में से करना है, आई के साथ आएगा स्पीक। वाक्य बन गया आई स्पीक टू हिम एट लीस्ट वंस ए डे, यानी मैं उससे दिन में कम से कम एक बार बोलता हूं, यानी कम से कम। तो इस प्रकार जो एडवर्ब्स यानी टाइम एडवर्ब्स के सारे सेंटेंस अपन ने कंप्लीट कर लिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट का ही दूसरा नियम देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और एक पास्ट परफेक्ट, ये तीन टेंस ऐसे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, इनमें ही सबसे ज्यादा नियम है, बाकी टेंसेज में एक या दो ही नियम आपको मिलेंगे जिससे आप वाक्य को सही कर सकें। अब दूसरा वाक्य, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, सत्य, तथ्य या अवस्था वाले वाक्य। सत्य इसमें दे रखे हैं दो टाइप के, एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य, और एक जनरल ट्रूथ यानी सामान्य सत्य। जैसे 2 और 2 4 होते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे सूरज पूर्व में उदय होता है, साइंटिफिक फैक्ट जैसे पानी 100 डिग्री पर उबलता है, हैबिचुअल फैक्ट वह रोज शराब पीता है, परमानेंट स्टेट मेरा घर पूर्व की तरफ खुलता है। तो ये सब वाक्य है, इनमें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग होगा। ठीक है, तो अपन वन बाय वन इन वाक्यों के भी एग्जाम्पल्स सीखेंगे। आपके सामने पहले दे रखा है यूनिवर्सल ट्रूथ का। तो यूनिवर्सल ट्रूथ देखिए, इनमें कोई शब्द ऐसा नहीं मिलेगा अब अपने को, जैसे जो एडवर्ब्स आपको बताई थी। एडवर्ब्स ये जरूरी नहीं कि एडवर्ब्स मिले तो ही आपका वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट का होगा। यानी यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर मान लो आपको पेपर में इस प्रकार का एक वाक्य मिल गया और आप ढूंढते रह जाओगे इसके अंदर एडवर्ब्स वो शब्द, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वाक्य को देखो, आप समझने का प्रयास करो। द सन इन द ईस्ट, बड़े ही आसान वाक्य आएंगे ये। सूरज पूर्व में, यानी खाली जगह में क्या आने वाला है, उगना। तो उगना की अंग्रेजी है ये राइज भी, राइजेज भी, इज राइजिंग भी और रोज भी। लेकिन आपको इसमें सही टेंस का चुनाव करना है, और सही टेंस यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य वाले वाक्यों में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या डू डज वाला, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का दूसरा नियम है। तो आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट ये इज राइजिंग तो है नहीं, और रोज भी नहीं है क्योंकि ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है पास्ट इंडेफिनेट। अब राइज और राइजेज में से करना है आपको। अब सन एक वचन है तो राइजेज वाला ही आंसर होगा, और ये राइज नहीं होगा, ध्यान रखना। यानी द सन राइजेज इन द ईस्ट, अर्थ हो गया सूर्य पूर्व में उदय होता है। इस प्रकार यूनिवर्सल ट्रूथ का अपन ने एक एग्जाम्पल किया। एक एग्जाम्पल और आपके सामने दे रखा है, देखिए इसी प्रकार के वाक्य आपके एग्जाम्स में आते हैं। द सन अराउंड द अर्थ अराउंड द सन, यानी धरती सूर्य के चारों ओर क्या बनने वाला है, रिवॉल्व चक्कर काटती है। वाज रिवॉल्विंग चक्कर काट रही थी, रिवॉल्व चक्कर काटती है, रिवॉल्व चक्कर काटा और रिवॉल्व चक्कर काटती है। अब देखिए हमें तो करना पड़ेगा चक्कर काटती है, और इस वाक्य में पता लगेगा अपने को द अर्थ और सन, यानी यह वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ का है। पृथ्वी आज भी धरती के चारों ओर
सॉरी सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है, और पहले भी काटती थी और आगे भी काटेगी। तो यहाँ पे अपने को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होगा। रिवॉल्व भी हो सकता है और रिवॉल्व भी हो सकता है। देखना है अपने को, धरती एक वचन है तो रिवॉल्व आएगा इसका आंसर। और द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। ये अपने यूनिवर्सल ट्रूथ का वाक्य देखा। अब बात करेंगे अपन जनरल ट्रूथ के वाक्यों की, यानी सामान्य सत्य के वाक्य। इन वाक्यों में हमें मिलने वाला है एक वाक्य 2 and 2 और खाली जगह दे रखी है, और 4 वाक्य के देखते हमें लगेगा 2 और 2 4 क्या होगा, होते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता 2 और 2 4 होंगे, 2 और 2 4 होते हैं, ये एक सामान्य सत्य है। यानी और भी मैंने कई वाक्य बताए थे आपको, कुत्ते अजनबियों की तरफ भौंकते हैं, ठीक है ना, और भी बताए थे, जैसे कमल कीचड़ में उगता है, ये सब जनरल ट्रूथ है, सामान्य बातें हैं, है ना। हम मुंह से खाते हैं, तो ये सामान्य बात है। अब सामान्य बात है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, मेक आ सकता है, मेड तो नहीं आ सकता क्योंकि ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट, और हमें करना है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट। इज मेकिंग भी नहीं आ सकता, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और मेक्स आ सकता है। अब आपको इन दोनों में से छांटना है, मैक्स और मेक में से। 2 and 2 ये 2 हो गए हैं भाई, एंड से जुड़े हुए 2 सब्जेक्ट हो गए हैं और बहुवचन हो गए, तो बहुवचन हो गए तो यहाँ पे मेक आएगा, मैक्स नहीं आएगा, क्योंकि मैक्स एक वचन के साथ एस लगता है। तो 2 and 2 मेक 4 सही आंसर होगा। 2 और 2 4 होते हैं, मेक, ठीक है। और ये पेपर के अंदर बहुत बार पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। आगे देखिए, वी विद आवर ईयर्स, हम हमारे कानों से क्या करते हैं, कानों से सुनते हैं। हियर मानी सुनना, हियर 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 सब में सुनना दे रखा है, लेकिन सही फॉर्म भरनी है आपको, सही टेंस भरना है। देखते पता लग गया अपने को जनरल ट्रूथ का वाक्य है ये, सामान्य सत्य का। तो यहाँ पे या तो हियर आएगा या हियर्स आएगा। सेल हियर तो आने का सवाल नहीं, इज हियरिंग भी नहीं आएगा क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है और ये फ्यूचर कंटिन्यूअस, और भरना अपने को प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो वी के साथ क्या लगेगा, हियर्स लगेगा क्या, नहीं लगेगा, यहाँ हियर आएगा, यानी एस या यस नहीं लगेगा क्योंकि ये बहुवचन करता है। तो वी हियर विद आवर ईयर्स, यानी हम हमारे कानों से सुनते हैं, हम अपने कानों से सुनते हैं। इस प्रकार ये जनरल ट्रूथ के 2 वाक्य अपन ने कर लिए हैं। नेक्स्ट वाक्य देखिए, साइंटिफिक फैक्ट यानी वैज्ञानिक तथ्य। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, इसमें साइंस से रिलेटेड फैक्ट है वो आते हैं। पहला वाक्य दे रखा है, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर, बॉयल माने उबलना, उबलना, इसमें भी उबलना, इसमें भी उबलना, लेकिन सही टेंस क्या आएगा, पानी 100 डिग्री पर उबलता है। ता है का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा है इसमें, बॉइल्ड तो नहीं है, ये तो पास्ट इंडेफिनिट है। विल बॉइल भी नहीं है, और हैज बॉइल्ड ये भी नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और बॉइल्स ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सही आंसर होगा इसके अंदर बॉइल्स, यानी वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री पर उबलता है। इस प्रकार सेकंड सेंटेंस और देखते हैं अपन वैज्ञानिक तथ्य का, जिसमें भी इसी प्रकार का कोई वाक्य दिया हुआ हमें मिलेगा। मैग्नेट्स आयरन, यानी चुंबक लोहा, ठीक है। चुंबक लोहा से तो हमें पता नहीं चलेगा कि यह वाक्य कोई साइंटिफिक फैक्ट का है क्या, लेकिन जो ऑप्शन दे रखा है अट्रैक्ट यानी आकर्षित करती है, तो चुंबक लोहे को आकर्षित करती है, विज्ञान की चीज ही है अट्रैक्ट, ठीक है। अट्रैक्टेड, इज अट्रैक्टिंग, तो अट्रैक्टेड तो नहीं आएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट, और हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की ऐसे वाक्यों में। इज अट्रैक्टिंग नहीं आएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और अट्रैक्ट्स या अट्रैक्ट में से आएगा, तो अट्रैक्ट्स ये तो नहीं आएगा क्योंकि मैग्नेट्स बहुवचन हो गई, तो बहुवचन के साथ एस या यस नहीं लगता है मेन वर्ब में, आपको खाली अट्रैक्ट ही उत्तर करना होगा। ध्यान रखना, ये एस और ईएस वाला मैटर बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना, क्योंकि इस वजह से आपका आंसर आते हुए भी गलत हो जाता है। मैग्नेट्स अट्रैक्ट आयरन, यानी चुंबक लोहे को आकर्षित करती है। नेक्स्ट वाक्य देखिए, हैबिचुअल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट यानी आदतन वाक्य। इन वाक्यों में हमें मिलेगा आदत वाले वाक्य, ही डेली वह रोज, यानी कोई आदत बताई जा रही है। इज स्मोकिंग, स्मोक, है ना। तो यहाँ देखना, ये डेली, पहली बात तो डेली देखते ही हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का पता लग रहा है, और दूसरी चीज ये आदत बन चुकी है, तो आदत किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इज स्मोकिंग नहीं आएगा, स्मोक सेकंड फॉर्म नहीं आएगा,
क्योंकि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट करना है। स्मोक्स आ सकता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। विल स्मोक नहीं आएगा, ये फ्यूचर इंडेफिनेट है। यहाँ हमें करना है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग। ही स्मोक्स डेली, यानी वह रोज धूम्रपान करता है। इस प्रकार अपन ने हैबिचुअल फैक्ट में एक वाक्य देखा। नेक्स्ट वाक्य और देखो हैबिचुअल का। ही ऑफन लेट, यानी वह प्राय लेट। कमिंग यानी आती है, ये लिखना पड़ेगा अपने को। तो हैज बीन कमिंग ये नहीं आएगा, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब हो गई। इज कमिंग ये भी नहीं आएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की हो गई। हैज कम ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये भी नहीं आ सकता। और कम्स ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। हैबिचुअल वाक्यों में हमेशा अपन प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे उत्तर होगा कम्स। ही ओपन कम्स लेट, यानी वह प्राय देरी से आता है। इस प्रकार अपना नेक्स्ट वाक्य हो गया कंप्लीट। अब देखिए परमानेंट स्टेट, परमानेंट स्टेट के वाक्य भी अपन देखेंगे इसमें, यानी स्थायी अवस्था। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया भी था, मतलब स्थायी जो चीज हो। वाक्य देखिए, माई हाउस ईस्ट, यानी मेरा घर पूर्व। फेसिंग खुलता है, पूर्व की तरफ मुंह है। फेस्ट इज फेसिंग नहीं आएगा, फेस्ट नहीं आएगा क्योंकि इज फेसिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस। फेस्ट पास्ट इंडेफिनेट। फेसेस ये आ सकता है प्रेजेंट इंडेफिनेट, क्योंकि ऐसे वाक्यों के अंदर परमानेंट स्टेट वालों में प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग ही होता है। विल फेस नहीं आएगा, ये फ्यूचर इंडेफिनेट वाक्य है। तो माई हाउस फेसेज ईस्ट, मेरा घर पूर्व की तरफ खुलता है, पूर्व की तरफ मुंह है, यानी मेरे घर का मुंह है पूर्व की तरफ है। ये आपकी परमानेंट स्टेट का वाक्य हो गया। नेक्स्ट देखिए, दिस रोड टू जयपुर। यहां देखना इसमें, यह रोड जयपुर बनने वाला क्या है, जाती है, ठीक है ना। लीड यहां जाने को गो नहीं कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना इस बात में कि कोई रोड नहीं जाती है वहां पे। यह रोड नेतृत्व करती है जयपुर का, यानी जयपुर के लिए। तो लीड मनी यहाँ पे जाने का अर्थ लगेगा, तो लीडेड तो नहीं आएगा ऐसे वाक्यों में। दिस रोड टू जयपुर, यह वाक्य परमानेंट स्टेट वाला है। परमानेंट क्योंकि रोड हमेशा से वही है, उसको अपन बीकानेर थोड़ी भेज सकते हैं उस रोड को, तो वो वहां पे परमानेंट स्टेट वाला वाक्य हो गया। इज लीडिंग नहीं आएगा क्योंकि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस। लीड आ सकता है, लीड्स आ सकता है। तो लीड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि दिस रोड है वो एक वचन है, और एक वचन के साथ फर्स्ट फॉर्म एसआईएस का प्रयोग होगा। और दिस रोड लीड्स टू जयपुर, यानी यह रोड जयपुर जाती है। इस प्रकार अपना यह परमानेंट स्टेट वाला वाक्य कंप्लीट हुआ। दो नियम अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनेट के कंप्लीट कर लिए। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस है ये, और इनमें से अपने को किसी भी प्रकार के नियम में से वाक्य पेपर में मिल सकता है। अब देखिए तीसरे नियम में हम पढ़ने वाले हैं ये 5 बातें, ठीक है। पहला, निश्चित कार्यक्रम व सारणी वाला। जैसा मैंने बताया था आपको कि यह बस 5 बजे रवाना होती है। और पूर्व नियोजित भविष्य, मैंने बताया कि राष्ट्रपति हमारे कस्बे में कल आएंगे। अखबार की सुर्खियां, इंडिया मैच जीत गई। आंखों देखा हाल, कोई कमेंट्री की बात हो। कहावत, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ऐसी कहावतें ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ही होती हैं। अब इसके वाक्य भी अपन 1 बाय 1 करेंगे और समझने का प्रयास करते हैं। यानी इन सभी प्रकार के वाक्यों में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग होता है। पहला वाक्य जो निश्चित कार्यक्रम व सारणी से संबंधित आपके सामने होगा। यहां देखिए, निश्चित कार्यक्रम व सारणी। पहला वाक्य है आवर स्कूल फ्रॉम 7 to 1, यानी हमारी स्कूल 7 से 1 रन चलती है, ठीक है ना। तो रन का मतलब चलने से है, यहाँ पे चलती है। तो रेन तो नहीं आएगा, पास्ट इंडेफिनेट है ये। करना अपने को प्रेजेंट इंडेफिनेट है ऐसे वाक्यों में, कार्यक्रम सारणी वालों में। इज रनिंग नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। हैज रन ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि करना अपने को प्रेजेंट इंडेफिनेट है। रन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसआईएस। आवर स्कूल एक वचन है, अपना आंसर बिल्कुल सही है, रन्स। हमारी स्कूल 7 से 1 चलती है, ठीक है। नेक्स्ट वाक्य और देखिए, निश्चित कार्यक्रम और सारणी वाला। इसमें दे रखा है द फर्स्ट ट्रेन, पहली ट्रेन, ठीक है, फॉर जयपुर, जयपुर के लिए। जयपुर के लिए पहली ट्रेन एट 3 o'clock, जयपुर के लिए पहली ट्रेन एट 3 o'clock। यहां पे अपन
देखते हैं। थोड़ी सी अव्यवस्था वीडियो में स्क्रीन की वजह से पैदा हो गई, थोड़ा सा वेट करें। हाँ, अब देखिए इसमें अपन द फर्स्ट ट्रेन फॉर जयपुर एट 3 AM, यानी जयपुर के लिए जो पहली ट्रेन है वो 3 बजे, सुबह 3 बजे चलती है। तो यहाँ पे लीव, विल लीव, लीव प्रेजेंट इंडेफिनेट है, भरना भी अपने को प्रेजेंट इंडेफिनेट में से ही है। विल लीव तो नहीं आएगा, ये फ्यूचर इंडेफिनेट है। लीव जा सकता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट है। और हैज लेफ्ट ये नहीं आएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। यहाँ पे लीव और लीव्स में से छांटना होगा। फर्स्ट ट्रेन एक वचन है, सही आंसर होगा लीव्स, यानी जयपुर के लिए पहली ट्रेन 3 बजे रवाना होती है। तो इस प्रकार अपन ने ये सारणी वाले वाक्य समझे। दूसरा देखना इसमें, प्लान्ड फ्यूचर इवेंट्स, यानी पूर्व नियोजित भविष्य की घटनाएं। इसमें कौन से वाक्य होंगे? पहला वाक्य दे रखा है, द प्राइम मिनिस्टर इन आवर टाउन टुमारो, यानी प्रधानमंत्री हमारे कस्बे में कल आएंगे। आ गया ना, पूर्व नियोजित भविष्य का कार्य, ठीक है। अब टुमारो की वजह से अपन ये वाक्य एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टुमारो को देखकर फ्यूचर इंडेफिनिट कर देते हैं इसके अंदर, यानी वो तुरंत क्या करेंगे, विल अराइव करेंगे। लेकिन ये विल अराइव गलत है, इसमें ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम है। ये प्रधानमंत्री को अचानक नहीं आ रहे हैं, पहले से शेड्यूल फिक्स किया उनका। इज अराइविंग ये नहीं आएगा, और हैड अराइव्ड ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है, और अराइव्ड ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सही आंसर इसका होगा, प्रधानमंत्री हमारे कस्बे में कल पहुंचेंगे, यानी द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स, ठीक है ना, इन आवर टाउन टुमारो। नेक्स्ट वाक्य देखेंगे इसका, क्लासेस नेक्स्ट संडे। देखना इस वाक्य में, क्लासेस बिगिन माने शुरू होना, बिगिन यानी शुरू होना, तो वाक्य बनने वाला है क्लासेस अगले संडे को शुरू होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है ये। तो नेक्स्ट को देख के फ्यूचर इंडेफिनेट मत कर देना, ये गलत है। वाज बिगिनिंग भी नहीं आएगा इसमें, पास्ट कंटिन्यूअस। बिगिंस और बिगेन, बिगेन पास्ट इंडेफिनेट है, ये भी नहीं आएगा। ऐसे जो शेड्यूल वाले वाक्य होते हैं, फिक्स शेड्यूल वाले, तो उनमें फ्यूचर इंडेफिनेट न करके आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का ही प्रयोग करना होगा। कक्षा अगले रविवार को शुरू होगी। नेक्स्ट वाक्य देखिए, अब करते हैं अपन न्यूज़पेपर हेडलाइंस, यानी अखबार की सुर्खियां। देखिए आपके सामने वाक्य दे रखे हैं। पहला वाक्य, इंडिया पाकिस्तान इन क्रिकेट, इंडिया ने हरा दिया पाकिस्तान को क्रिकेट में, यह अखबार की हेडिंग है। देखिए जैसे ही मैच होता है दूसरे दिन पेपर के अंदर आती है ना, तो पेपर में यही न्यूज आएगी, इंडिया डिफीट्स पाकिस्तान इन क्रिकेट। यहाँ पे डिफीटेड नहीं आएगा, पास्ट इंडेफिनेट है ये। विल डिफीट नहीं आएगा, और डिफीट भी नहीं आएगा, क्योंकि ये इंडिया एक वचन है और यहाँ पे एस या ईएस लगा है। तो इंडिया डिफीट्स पाकिस्तान इन क्रिकेट, वाक्य बन गया भारत ने पाकिस्तान को क्रिकेट में हराया। इस प्रकार एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन इसका, एजुकेशन मिनिस्टर यानी शिक्षा मंत्री। क्या है शिक्षा मंत्री? रिजाइन, बात इस्तीफे देने की हो रही है भाई। तो ये भी सुर्खियां है अखबार की, अखबार में आई हुई हेडिंग है, तो इसमें भी क्या आएगा? रिजाइन्स आएगा। एजुकेशन मिनिस्टर हालांकि रिजाइन दे दिया उसने, लेकिन अखबार में आएगी ना तो रिजाइन्स आएगा। आप कभी इंग्लिश का अखबार है ना, हिंदुस्तान टाइम्स आदि देखना आप, उनमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही हेडलाइंस मिलेंगी। विल रिजाइन नहीं आएगा और हैज रिजाइन्ड भी नहीं आएगा, ये फ्यूचर इंडेफिनेट है और ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये पास्ट इंडेफिनेट है। तो एजुकेशन मिनिस्टर शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, ये खबर अखबार की है। अगले वाक्य में देखेंगे अपन कमेंट्रीज, आंखों देखा हाल। यहाँ इस वाक्य में देखिए, दो वाक्य मैं आपको इसमें भी दे रहा हूं। जैसे अपन मैच देखते हैं, ये लाइन बहुत बार मिलती है अपने को कि
विराट द बॉल फॉर 6 रन्स, विराट ने 6 रन के लिए बॉल मारी, यानी विराट ने छक्का मारा, तो यहाँ पे विल हिट नहीं आएगा, ये आंखों देखा हाल चल रहा है, ठीक है ना। इज हिटिंग नहीं आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वाज हिटिंग पास्ट कंटिन्यूअस नहीं आएगा, क्योंकि बात ही अपन प्रेजेंट इंडेफिनेट की कर रहे हैं। तो हिट्स, तो आंसर होगा विराट हिट्स द बॉल फॉर 6 रन्स, यानी विराट ने गेंद को 6 रन के लिए मारा, यानी बोली उस समय जा रही है, ये कमेंट्री के समय आंखों देखा हाल, लेकिन आएगा इसके अंदर यही कि विराट, यानी कमेंट्री बोलने वाला यही बोलेगा विराट हिट्स द बॉल फॉर 6 रन, यानी वो ऐसे नहीं बोलेगा कि विराट हिटेड या फिर वाज हिटिंग, ऐसा कुछ नहीं आएगा। और देखो एक कमेंट्री का एग्जांपल और मिल रहा है आपको, इसमें है गोलकीपर द बॉल, यानी ये फुटबॉल के मैच की बात हो रही है, तो गोलकीपर ने बॉल को रोका, तो बात तो पास्ट की हो गई, लेकिन कमेंट्री की हो रही है, इसलिए पास्ट नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आएगी, हैज स्टॉप्ड भी नहीं आएगा, स्टॉप्स या स्टॉप में से आएगा, गोलकीपर एक वचन है तो स्टॉप्स होगा, तो आंसर बन गया गोलकीपर स्टॉप्स द बॉल, यानी गोलकीपर बॉल को रोक लेता है, गोलकीपर बॉल को रोक लेता है। इस प्रकार यह वाक्य हो गया अपना कमेंट्री का। अब देखिए लास्ट इसमें दे रखा है प्रोवर्ब्स एंड कोटेशंस, मैंने बताया था कहावतें, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है ना। एम्प्टी वर्क्समैन ब्लेम्स हिज टूल्स, तो ब्लेम्स प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है। यहाँ पे अपन कुछ और एग्जांपल देखते हैं, टाइम एंड टाइड फॉर नन, यानी समय किसी का इंतजार नहीं करता, यह कहावत है एक, और इसमें आएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, और टाइम एंड टाइड को एक ही माना गया, इसलिए वेट्स आएगा, ध्यान रखना इसमें, ठीक है ना। जैसे ब्रेड एंड मिल्क, ठीक है ना, उसको अपने एक ही मानते हैं, ब्रेड एंड बटर, सॉरी ब्रेड एंड बटर को एक ही माना जाता है, उसके साथ एक वचन ही होगा। लेकिन इससे पहले अपन ने एग्जांपल किया था टू एंड टू, वहां उन दोनों को अलग अलग माना था, लेकिन यहाँ पे टाइम एंड टाइड एक ही चीज है। नीचे भी मैंने ये लिखा है कि समय, ठीक है ना, वैसे टाइड का मतलब ज्वार बाटा होता है, लेकिन यहाँ नहीं लिखा मैंने, समय किसी का इंतजार नहीं करता, यही वाक्य बनता है, इसलिए यहाँ पे वेट्स ही होगा, ठीक है। और इसमें हैज वेटेड प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा, इज वेटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं आएगा, वेट प्रेजेंट इंडेफिनेट एक ही है, इसलिए ये नहीं आया, अदरवाइज ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में आती है। नेक्स्ट देखना, एम्प्टी वेसल्स मच नॉइज, इस वाक्य के अंदर यह भी एक कहावत है, यानी थोता चना बाजे घना, यहाँ देखना ये कहावत है, देखते ही पता लग गया अपने को, तो विल मेक नहीं आएगा, क्योंकि फ्यूचर है, अपने को कहावतों में प्रेजेंट इंडेफिनेट करना होता है। मेड नहीं आएगा, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनेट है। मेक्स आ सकता है, और मेक भी आ सकता है। अब देखना आपको सब्जेक्ट वेसल्स बहुवचन है तो मेक आएगा दोस्तों, इसमें मेक्स नहीं आएगा, तो एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज, और आंसर अपना मेक, और थोता चना बाजे घना। इस प्रकार अपन ने अपना थर्ड नियम कंप्लीट किया। अब चौथा नियम जो प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर आएगा वो है ओपन कंडीशन से संबंधित। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंडीशनल वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, ओपन कंडीशन, दूसरा इमेजिनरी कंडीशन जो आपका आगे आने वाला है पास्ट इंडेफिनेट में, और एक होता है इम्पॉसिबल कंडीशन जो आपका आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। फिलहाल प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में आपके काम की चीज सिर्फ ओपन कंडीशन है, और ये कंडीशन का मतलब होता है शर्त, इसमें आपको शर्त वाले वाक्य मिलेंगे, यानी यह वाक्य इफ या अनलेस से शुरू होते हैं, एक पहचान तो ये उनकी है ना, क्योंकि आपको वाक्य पहचानना पड़ेगा पेपर में, तभी तो आप उसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट कर पाओगे। तो इन वाक्यों में एक तरफ शर्त तथा दूसरी तरफ परिणाम दिया होता है। एग्जाम्पल दे रखा आपके सामने एक, इफ शी रन्स फास्ट, यानी यदि वह तेज दौड़ती है तो शी विल विन द रेस, तो वह रेस जीत लेगी, यानी यदि वह तेज दौड़ती है तो रेस जीत लेगी। यहाँ पे देखो ये पार्ट जो है ये रिजल्ट इसका शर्त का है, यानी ये शर्त रखी गई है तेज दौड़ने की, और दूसरी तरफ परिणाम दे रखा है।
यहाँ देखना अब इन वाक्यों में शर्त में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ध्यान रखना शर्त जो होगी ना इफ वाली साइड, इफ या अनलेस वाली साइड आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होगा, और परिणाम में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी शैल विल फर्स्ट फॉर्म या कैन में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है इनमें। यानी आपको इन वाक्यों में अब ये याद रखना है, अगर पेपर में आपको इफ या अनलेस से शुरू कोई वाक्य मिल जाए तो निश्चित रूप से दो वाक्य जुड़े हुए मिलेंगे उनमें, तो एक साइड आपको खाली जगह मिलेगी और दूसरी साइड आपको कोई टेंस मिलेगा। अब अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट भरवाना है आप अगले को आपसे, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट वाली साइड खाली देगा, और अगर वो फ्यूचर इंडेफिनेट या कैन में फर्स्ट फॉर्म वाली चीज भरवाना चाहता है आपसे, तो वो आपको दूसरी तरफ खाली देगा। फिलहाल अपन प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना यह जोड़ा होता है इफ वाले वाक्यों में, एक तरफ डू डज फर्स्ट फॉर्म एसआईएस और दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनेट यानी शैल विल फर्स्ट फॉर्म कैन में फर्स्ट फॉर्म। तो ऐसे वाक्यों में हमें अच्छी तरीके से पहचानना है कि ये ओपन कंडीशन का वाक्य है, और इसमें अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट दे रखा है ऑलरेडी तो आपको फ्यूचर इंडेफिनेट करना पड़ेगा वाक्य में, और अगर फ्यूचर इंडेफिनेट कैन में फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट करना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ देखना अब पहला वाक्य आपको दे रखा है इफ द टीचर और खाली जगह दे दी द क्लासरूम और ही विल टीच अस। यहाँ देखना आप देखोगे वाक्य को, देखते पता लगेगा भाई ये इफ वाला वाक्य है, ठीक है ना। और दूसरी तरफ आपको मिल रहा है विल टीच। अब विल टीच कौन सा टेंस है, विल टीच फ्यूचर इंडेफिनेट, और रूल था अपना ओपन कंडीशन का कि अगर फ्यूचर इंडेफिनेट मिलता है तो इस साइड में प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट का जोड़ा होता है। अब अगर ये यहाँ पे अपन प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज करना है तो अपन ऑप्शंस में देखेंगे, ऑप्शन में क्या दे रखा है, विल एंटर दे रखा है यानी फ्यूचर इंडेफिनेट। नहीं भाई, फ्यूचर इंडेफिनेट के साथ तो फ्यूचर इंडेफिनेट नहीं आएगा, ये फर्स्ट फॉर्म दे रखी है इंडेफिनेट आ सकता है। एंटर्ड ये भी नहीं आएगा, ये पास्ट इंडेफिनेट है, क्योंकि इस इन वाक्यों में तो फ्यूचर इंडेफिनेट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट करना होगा, एंटर्स आ सकता है। अब आपको इन दोनों में से छांटना है, और टीचर दे रखा है, टीचर एक वचन है तो एंटर्स आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और यहाँ पे इफ द टीचर एंटर्स द क्लासरूम, यदि अध्यापक कक्षा में आता है तो ही विल टीच अस, तो वह हमें पढ़ाएगा। ये वाक्य कंडीशनल यानी ओपन कंडीशन, ओपन कंडीशन का मतलब यही है प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट का जोड़ा, ठीक है ना। दूसरी जो कंडीशन आपकी इमेजिनरी होगी उसमें दूसरा जोड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाक्य देखिए, अनलेस वी फास्ट वी में मिस द ट्रेन। इस वाक्य में भी देखिए जरूरी नहीं कि इफ से शुरू होता है वही वाक्य आपका कंडीशनल होता है, अनलेस से शुरू है तो भी वो कंडीशनल वाक्य है, ध्यान रखना। इसमें भी आपको दूसरी तरफ जाके देखना, मे मिस यानी मॉडल फर्स्ट फॉर्म मिल रही है ना, शैल विल फर्स्ट फॉर्म भी मिल सकती है, कैन या मे फर्स्ट फॉर्म भी मिल सकती है, ये भी मिल गई तो ध्यान रख लेना ये आपका ओपन कंडीशन का वाक्य है, और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग इसमें होने वाला है। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग इसमें नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनेट और इफ और अनलेस वाली साइड में आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट करना होगा, ठीक है। वॉक्ड ये पास्ट इंडेफिनेट है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट नहीं करने वाले अपन। वॉक्स प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ये आ सकता है, और वॉक प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ये भी आ सकता है, लेकिन दोनों में से करना है तो वी आपको पता है बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ वॉक्स आएगा या वॉक आएगा, बहुवचन के साथ एस नहीं लगती और ये वॉक होगा। आंसर बन गया अनलेस वी वॉक फास्ट वी में मिस द ट्रेन। यदि हम तेज नहीं चलते हैं तो हम ट्रेन मिस कर सकते हैं, में मानी सकना होता है। इस प्रकार ये कंडीशनल के वाक्य अपन ने देखे, तो आपको पेपर में कंडीशनल सेंटेंस यानी ओपन कंडीशन के वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट के लिए मिल सकते हैं। और अपना नेक्स्ट टाइप है इंपेरेटिव वाक्य। जैसा मैंने बताया था कि इंपेरेटिव वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, इनको आदेशात्मक बोलते हैं। 4 प्रकार के अंदर पहला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू, दूसरा डोंट से शुरू वाक्य आपको मिल सकता है, प्लीज काइंडली से मिल सकता है, लेट से मिल सकता है। यानी फर्स्ट फॉर्म से मिलेगा तो ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर,
लेट मी ओपन द डोर, यानी दरवाजा खोलो, दरवाजा मत खोलो, कृपया दरवाजा खोलो और मुझे दरवाजा खोलने दो। यहाँ इन वाक्यों में देखो, यहाँ मैंने हाईलाइट कर रखा है ओपन 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 ओपन, सब प्रकार में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। पेपर में आपको मिल सकता है ऐसा वाक्य और आपको उसमें फॉर्म हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का प्रयोग करना होता है और उनमें आप ऑप्शंस में से चुनोगे तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही चुनना होगा। एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो देखिए ये पहला वाक्य, शुरू में ही खालिस्तान दे रखा है। देखिए शुरू में खालिस्तान दे रखा है, वो या तो हेल्पिंग वर्ब के लिए होता है या फिर इंपेरेटिव वाक्यों के लिए होता है, इसे ध्यान रखना। यहाँ पे लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह तो है नहीं, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब के लिए तो नहीं है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इसे देखते हमें पता चल जाएगा ये आपका इंपेरेटिव वाक्य है, वो भी पहली टाइप का, और आपको इसमें से फर्स्ट फॉर्म ढूंढ लेनी है। कोई ऐसे ही कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, और यही आंसर होगा इसका, ब्रिंग वाटर फॉर मी, और हिंदी अर्थ होगा मेरे लिए पानी लाओ। यहाँ पे ब्रॉट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आएगी, इज ब्रिंगिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं आएगा और ब्रिंग्स प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं आएगा, यहाँ पे खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सेकंड वाक्य देखो, डोंट से शुरू है, मैंने बताया था कि ऐसे वाक्यों में इन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढ लो, इसमें लेफ्ट तो सेकंड फॉर्म है, इज लिविंग भी नहीं है और शैल लीव भी फ्यूचर इंडेफिनेट है। ये देखो लीव, यहाँ पे आंसर होगा लीव, और उत्तर में डोंट लीव द रोप, यानी रस्सी को मत छोड़ो, ये इंपेरेटिव वाक्य है। नेक्स्ट देखना तीसरा वाक्य, प्लीज मी, यानी प्लीज से शुरू है तो बात वही आगे इंपेरेटिव वाक्य है ये भी, और इसमें भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना है। हेल्प्ड नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म है। इज हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस है। हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आ सकती है, हेल्प्स, और ये प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं आएगा तो यही आएगी, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंपेरेटिव वाक्य में। तो प्लीज हेल्प मी, यानी कृपया मेरी सहायता करो। तो ये आपका हो गया तीसरे प्रकार का इंपेरेटिव वाक्य। अब करते हैं अपन चौथा, लेट से शुरू होने वाला। लेट से शुरू होने वाले वाक्य में अपन देखेंगे कि इसमें भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही करनी पड़ेगी इसमें, यानी ढूंढना होगा डन थर्ड फॉर्म है नहीं आएगा, डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म है नहीं आएगा, और डज फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस नहीं आएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है और आंसर बनेगा लेट मी डू माई वर्क, यानी मुझे मेरा काम करने दो। ये वाक्य बन गया और इस प्रकार इसमें अपन ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। तो इंपेरेटिव वाक्यों में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही करनी होगी। और अंतिम नियम प्रेजेंट इंडेफिनेट का आपके सामने आ रहा है, व्हेन, एज सुन एज और टिल वाला, ठीक है, यानी इनसे जुड़े हुए वाक्य आपके सामने आ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये, कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। तो व्हेन से शुरू होने वाले, क्योंकि ये बहुत ही टिपिकल चीजें हैं, अगर आपने सीख ली तो आपका आंसर गलत नहीं होने वाला है। व्हेन, एज सुन एज और टिल, इन तीन शब्दों को ध्यान से देख लेना। से जुड़े हुए दो वाक्य, एक बात तो तय हो गई कि दो वाक्य मिलेंगे जुड़े हुए। नीचे एग्जाम्पल में देख लेते हैं एक बार, द लेसन विल एंड, एक वाक्य तो ये है, और वेन द बेल दूसरा वाक्य ये है, ठीक है, क्योंकि विल एंड ये वर्ब आ चुकी है और यहाँ पे आपको वर्ब भरनी है, तो ये एक वाक्य हो गया यहाँ पे द लेसन विल एंड वाला, और यहाँ पे वेन से जुड़ा हुआ वाक्य दूसरी तरफ आपको भरना है। तो ऐसे वाक्यों में फ्यूचर इंडेफिनेट, शैल विल फर्स्ट फॉर्म, या फिर इंपेरेटिव आदेशात्मक हो तो, यानी पहला वाक्य आपको फ्यूचर इंडेफिनेट मिलेगा ऐसे में, और आपको पहला वाक्य इंपेरेटिव आदेशात्मक भी मिल सकता है। यहाँ पे अपन इस एग्जांपल की बात कर रहे हैं, इसमें पहला वाक्य फ्यूचर इंडेफिनेट का है, विल एंड, ठीक है ना। और दूसरी तरफ आपको क्या करना होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करना होगा, क्योंकि अपन ये नियम सारे प्रेजेंट इंडेफिनेट के ही पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यानी डू डज फर्स्ट फॉर्म एस, आप तो बस खाली वेन को देख लेना, वेन से जुड़ा हुआ वाक्य है, और साथ में देख लेना फ्यूचर इंडेफिनेट को। अगर इससे पहले अगर फ्यूचर इंडेफिनेट दे रखा है ना, विल शैल फर्स्ट फॉर्म, है ना, तो ध्यान रखना इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट ही आएगा।
और प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या है इनमें, रैंग तो सेकंड फॉर्म है, हैज रैंग प्रेजेंट परफेक्ट है, रिंग्स प्रेजेंट इंडेफिनेट है, और इज रिंगिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो आपका ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और आंसर होगा रिंग्स प्रेजेंट इंडेफिनेट। और बन गया द लेसन विल एंड व्हेन द बेल रिंग्स, यानी जब घंटी बजती है तो पाठ पूरा हो जाएगा। यानी पहली बात फ्यूचर में और दूसरी बात प्रेजेंट में होगी, याद रखना इस बात को, बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है ये। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको टेंस के आंसर बिल्कुल सही सही करने हैं तो ये सारे नियम, यानी इनके अलावा कोई नियम नहीं बचा है, अच्छी तरह समझने होंगे। अब देखना सेकंड वाक्य, इसमें भी आपको पहली साइड में विल कम फ्यूचर इंडेफिनेट, वाक्य आपका एज सुन एज से जुड़ा हुआ है। मैंने 3 शब्द बताए थे, व्हेन, एज सुन एज। देखो व्हेन ऊपर वाला एग्जांपल कर लिया अपने, ये एज सुन एज वाला है। तो अगर एज सुन एज से जुड़ा हुआ वाक्य है और एक तरफ आपको फ्यूचर इंडेफिनेट, तो दूसरी तरफ इसमें करना होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग। और देख लो प्रेजेंट इंडेफिनेट में फिनिश्ड, ये तो नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनेट, फिनिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हैड फिनिश्ड ये नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट है, और एम फिनिशिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो आपको आई के साथ फिनिश ही करना होगा, और आंसर बन गया जैसे ही मेरा काम पूरा होता है, यानी आई विल कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, ये इसका वाक्य आगे की तरफ अर्थ हुआ है। एज सुन एज आई फिनिश माई वर्क, जैसे ही मैं मेरा कार्य पूरा हो जाता है मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। इस प्रकार एज सुन एज वाला देख लिया, वेन वाला देख लिया। और तीसरा देखते हैं टिल वाला। ध्यान रखना टिल वाले जो वाक्य होते हैं या एज सुन वाले होते हैं, इनमें आपको पहली साइड में इंपेरेटिव का वाक्य भी मिल सकता है। यहां देखिए ये प्लीज वेट हियर, मैंने आपको ठीक पहले बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले, प्लीज काइंडली वाले, लेट वाले, डोंट वाले, ये इंपेरेटिव होते हैं। और यहाँ पे अगर टिल से शुरू है और उसके पहले इंपेरेटिव मिल गया आपको, तो इस खालिस्तान में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का ही प्रयोग करना होगा। विल स्टॉप ये तो फ्यूचर इंडेफिनेट नहीं आएगा, स्टॉप्ड ये पास्ट इंडेफिनेट नहीं आएगा, स्टॉप्स प्रेजेंट इंडेफिनेट ये आएगा, और हैज स्टॉप प्रेजेंट परफेक्ट ये नहीं आएगा। तो प्लीज वेट हियर टिल इट स्टॉप्स रेनिंग, ये इसका वाक्य बनता है, और इसका अर्थ हो गया कृपया बरसात रुकने तक यहाँ इंतजार करो। ठीक है, अब देखना ये अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनेट के सारे नियम कंप्लीट कर लिए। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में एक टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी सीख ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम शेष टेंसेज को भी इसी तरह समझने का प्रयास करेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया है, तो लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करने की चेष्टा जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।